F1 FAR1 इंट्रो है ही इसमें। मैंने कहा था पहले दिन ही आपको कि इंट्रो है ही नहीं, समझे। FAR1 ही है वो, जो डेबिट क्रेडिट भी हमने किया था इसी के लिए किया था, ठीक है ना। अच्छा पर्चा जी हमने यही देना है आई गेस। अच्छा FAR1 क्लास इंट्रो है जी। लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, सोल्यूशंस मिल गए आपको, चलें बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा होगा उनमें आपको इस सवाल का सोल्यूशन नहीं मिला होगा, ठीक है। देखिए क्या है, चले ये सवाल हम मिलकर करते हैं। एक चीज़, एक तो सारा रिपीट भी हो जाएगा, दूसरा जो दो स्टेप्स रह गए थे डिस्पोजल के वो भी कर लेंगे, डिस्पोजल अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेफिनेट अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। हो जाए सारा सवाल तो उधर होना, हो जाए आगे सारा सवाल उसी बोर्ड पे होना, इधर तो कुछ भी नहीं होना जी। शुरू करें सवाल। लेक्चर तो 17 है, लेकिन इस वक्त मैं लेक्चर 16 का क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ सॉल्व करने लगा हूँ। ये मैंने छोटा छोटा करके लिखा है, किसी को समझ ना आया हो तो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए। हाइब्रिड वालों ये नजर आ रहा है वैसे क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिख दिया मैंने, सब सवाल करना था। लेक्चर 16 क्लास वर्क क्वेश्चन 2 ये मैं आपको करवा रहा हूँ लेक्चर 17 के अंदर, सबसे पहला काम, ठीक है जी। तो एसेट अकाउंट रुपीज में किया या रुपीज इन थाउजेंड में किया आपने? रुपीज वाले कितने, रुपीज इन थाउजेंड वाले कितने हैं? ये ज़्यादा है। अच्छा ऐसा करते हैं रुपीज़ में कर लेते हैं, थाउजेंड वालों को तो उसका आंसर मिल ही जाना, ये ना हो थाउजेंड में करूँ तो रुपीज़ वालों को समझ ना आ रही है, ठीक है ना। चलें तो रुपीज़ में कर लेता हूँ। अच्छा वैसे कितने बच्चों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है? ये पहली रो हाइब्रिड वालों ने नहीं किया हुआ, पहले भाई ने नहीं किया हुआ, बेशरम आदमी सारी क्लास करके आई है तुम्हारी होमवर्क। दूसरी रो में पहले भाई वाइट कपड़ों वाले ने नहीं किया हुआ, किया हुआ नहीं किया हुआ? जाओ जरा होमवर्क चेक करो आप विकास सबका। हाँ जी इस क्लास में किस किसने होमवर्क नहीं किया? चल बैठ जा यार बैठ जा, उन्होंने खुद ही पास नहीं होना, अगली बार होना है तो फिर क्या कहना। यहाँ पे किस किसने नहीं किया होमवर्क, क्यों? ये एबसेंट वाले डबल डबल नुकसान करते हैं अपना, किसी से पूछ के कम से कम क्लास वर्क होमवर्क तो देख लिया करें। अच्छा जी चलें बहरहाल, इस बार पास करना है तो ये अप्रोच चेंज कर लें, ठीक है। अगली बार पास करना है तो कोई नहीं, आराम आराम से लगे रहें, अगली बार फिर दुकानियाँ बेचनी पूरी कर लीजिए, फैसला आपने खुद करना। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अच्छा जी सुने थे, अगर सवाल में एसेट का नाम दे दे कि जी बिल्डिंग है या व्हीकल है या मशीनरी है तो फिर आप भी वहाँ पर वही लिख दिया करें, ठीक है। सवाल में मल्टीपल क्लासेज आ जाएं, जैसे मशीनरी है और व्हीकल है तो अलग अलग रखना होता है दोनों को, तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप यूँ करेंगे मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड एप्शन ऑफ मशीनरी अकाउंट ये अलग होगा, फिर व्हीकल अकाउंट मिसाल के तौर पे और एक्यूमुलेटेड एप्शन ऑफ व्हीकल अकाउंट ये अलग होगा। यानी कि फिर जाहिर है अगर एसेट का अकाउंट अलग है क्लास अलग होने की वजह से तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी अलग होगा, ठीक है ना। सही है, है रिमोट किसी के पास? ये वाला रिमोट है जी। रुपीज एंड रुपीज, ओके शुरू करते हैं जी। सबसे पहले फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 17, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट 50,000 और 50,000 और 20,000 यकम जनवरी 2000। बोल दें मैं दोबारा देखना पड़ता है मुझे, डेथ क्यों पड़ रही है बोलते हुए। यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 50,000 और एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में यकम जनवरी 17 पर ब्रॉड डाउन 20,000, ठीक है। उसके बाद कहता है जी एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन यकम सितंबर 2017। टेबुलर फॉर्म में अभी तक डाटा आ रहा था, एडिशन डिस्पोजल्स, इस सवाल के अंदर टेबुलर फॉर्म में नहीं था। ये भी तरीका पता होना चाहिए, सवाल को पढ़ना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो डाटा सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया गया था, बाकी एडिशन डिस्पोजल एक ही था, ठीक है। पहले एडिशन आ रहा है 30,000 का यकम सितंबर 17 को, एडिशन की एंट्री मुझे तो नहीं आती, बता दें। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 30,000 से, एसेट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट यकम सितंबर।
डन। नेक्स्ट फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 25,000 विच वॉज परचेज ऑन 25 दिसंबर सॉरी विच वॉज परचेज ऑन यकम जुलाई 15, हम खड़े हैं 17 में, तो ये यकम जुलाई 15 उसकी डेट ऑफ परचेज है और 25,000 इसकी कॉस्ट है, ठीक है। इस डिस्पोज ऑफ ऑन 30 सितंबर 17 हमारे साल में डेट ऑफ सेल डेट, ठीक है। 3,000 ओनली सेल प्रोसीड आ गई, तो वही 4 बातें दी तो ही, डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 15, कॉस्ट 25,000, डेट ऑफ सेल 30 सितंबर 17, सेल प्रोसीड 3,000, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ही हमें चाहिए होती हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में दे दे तो क्या हुआ, ठीक है। हम अपने स्टेप्स पे चलते हैं। 2 स्टेप्स हमने लिख लिए थे, 2 आज मजीद लिख लेंगे। स्टेप 1 क्या था जी, डिस्पोजल के लिए स्टेप 1 क्या था, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। मैंने आपको कहा था कि एसेट आने पर एसेट अकाउंट डेबिट होता है, तो एसेट के जाने पर एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, और एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा एसेट की कॉस्ट से, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलग होने का मतलब ही क्या है, एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है, मतलब इसमें सारे एसेट्स की कॉस्ट पड़ी है, अक्यूमुलेशन अलग पड़ी है, इसलिए यहाँ पर बुक वैल्यू नहीं है, कॉस्ट है। तो जो चीज़ पड़ी होगी एसेट की वही निकालेंगे ना डिस्पोजल के वक्त, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने किया था, क्या किया था, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, ठीक है जी। तो स्टेप 1 25,000 कॉस्ट है, ठीक है। किस दिन, 30/9/17। अभी 1 मिनट बताता हूँ यहाँ पे क्या है, बस अभी थोड़ी देर में, कल वाला रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो है accumulated depreciation of disposal। अच्छा, कल ना मैंने पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग की थी कंप्लीट, फिर मैं इस तरफ आया था, याद है। वो इसलिए किया था कि लॉजिकली आपको बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए वो तरतीब एक बार करना ज़रूरी थी, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि पहले इस साल के अंदर भी जितना अरसा इस्तेमाल हुआ वो डेप्रिसिएशन यहाँ ऐड होती है, इसकी सारी ज़िंदगी की डेप्रिसिएशन कुछ ओपनिंग में कुछ फॉर द ईयर में ऐड होकर सारी ज़िंदगी की डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्रेडिट हो जाती है, फिर वो सारी ज़िंदगी की डेप्रिसिएशन को हम करते हैं डेबिट, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर हो जाए, इसके लिए वो लॉजिकल फ्लो ज़रा आपको समझाना ज़रूरी था, लेकिन पर्चे में हम ये तरतीब नहीं रखा करेंगे, बल्कि पर्चे के अंदर हम पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की वर्किंग कर लिया करेंगे, ठीक है, और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग किया करेंगे, क्योंकि जो अगला मेथड हमने आज शुरू करना है, जाहिर सी बात है आज तो आपको परेशान करके भेजना होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा करवा के एज यूजुअल, ठीक है। तो कल जब उसके ऊपर सवाल कर रहे होंगे तो आप फिर देखेंगे कि दूसरे मेथड के अंदर जाकर ना इस वर्किंग से ये वर्किंग हेल्प लेती है। तो तरतीब भी पहले दिन से आदत ही ऐसी बना लेते हैं हम कि जो है इस मेथड में तो दोनों तरह से सही था, लेकिन अगले मेथड के अंदर ये वर्किंग जो है इससे हेल्प मिलती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग को, तो फिर अभी से तरतीब ही ज़िंदगी में यही बना लेते हैं कि डिस्पोजल की पहले डेप्रिसिएशन निकाल लिया करेंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाद में निकाल लेंगे। कल क्यों पहले ये निकाला था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना आपको यही बात समझ नहीं आनी थी। बच्चे अभी भी क्लास के बाद बच्चे पूछ रहे थे उधर आकर कि सर अगर हमने इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर दिया तो फिर ये 2 दफ़ा यहाँ से क्यों कर रहे हैं, यहाँ भी आ रही है यहाँ भी आ रही है। हालांकि समझाने के लिए दोबारा बात समझा दूंगा यहाँ पहुँचेंगे तो, ठीक है ना। एनीवेज फिलहाल तो स्टेप 2 के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, सारी ज़िंदगी की इस एसेट, तो एक्यूमुलेशन निकालनी है इसकी सारी ज़िंदगी की। तो फिर क्या करेंगे, हम 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल लाइफ पास्ट टिल डिस्पोजल, ठीक है ना, लाइफ पास्ट टिल डिस्पोजल, जो एसेट हमारा बिका है डिस्पोजल के दिन तक उसने हमारे पास कितना अरसा गुजारा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर तो बहुत आसान स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट पर ही रेट लगना चाहे जौन सा मर्जी साल है एसेट की ज़िंदगी का, ठीक है। ये बार बार मैं बात पता है क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आज जो मैंने दूसरा मेथड पढ़ाना है उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, डिफरेंट होनी थी। तो पहले वाले की बात याद की हुई होगी तो दूसरी डिफरेंशिएट कर सकोगे ना, ठीक है। तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में जौन सा मर्जी साल हो एसेट की ज़िंदगी का, रेट ने किस पे लगना होता है, कॉस्ट, ठीक है। तो फिर 25,000 कॉस्ट आ गई, रेजल वैल्यू कोई नहीं है वरना माइनस करते, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 20%। तो जब हमने ये लिख लिया तो इससे हमारे पास आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन, जितनी भी होगी, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है जितनी लाइफ इसने हमारे पास गुजारी, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा तरीका ये बताया था कि डेट ऑफ परचेज लिख लो और डेट ऑफ सेल लिख लो,
डेट ऑफ परचेज है यकम जुलाई 15, डेट ऑफ सेल है 30 सितंबर। वैसे भी मंथ्स गिने जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ना मुश्किल सवाल होते हैं, या सवालों के अंदर कभी 30 जून ईयर एंड आ जाता है, कभी 31 मार्च ईयर एंड आ जाता है, कभी 31 अक्टूबर आ जाता है, 30 सितंबर आ जाता है ईयर एंड। तो कहीं आप उस ईयर एंड के चेंज होने की वजह से गड़बड़ ना कर दो, गलती ना हो जाए, इसलिए एक एरर फ्री तरीका आपको सिखाया हुआ है। आप वैसे डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक लाइव कैलकुलेट करना चाहें आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ऐसे इजी है, जैसे भी है वो दूसरा भी तरीका किसी वक्त कर लेंगे जो आसान लगा करें, लेकिन फिलहाल सिखाऊंगा मैं इसी तरह से, तो थोड़ा सा आपको लगता है लेंथी, लेकिन ये जरा एरर फ्री है, ठीक है ना। तो अब डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिख लिया, अब दिमाग के अंदर अपने लेकर आए ईयर एंड। तो ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर। अब ठीक है हम 17 में खड़े हैं, लेकिन वैसे ईयर एंड हमारा हर साल होता है किस दिन है, 31 दिसंबर पे। तो ये 31 दिसंबर ईयर एंड जहन में लेकर डेट ऑफ परचेज पे आओ और देखो, अगर ये एसिड यकम जुलाई 15 को आया है तो इस एसिड के पहला ईयर एंड किस दिन हुआ होगा, 31 दिसंबर 15 पे। तो उस 31 दिसंबर 15 वाले साल में ये कितना इस्तेमाल हुआ होगा, 6/12। फिर 31 दिसंबर 16 वाले साल में पूरा साल, और 31 दिसंबर 17 वाले हमारे साल में 9/12। तो टोटल आ गया 2.25 साल, 2.25 ईयर। ठीक हो गया। जब ये 2.25 ईयर हम यहां पर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11,250। ये 11,250 जाने वाले एसिड की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने बच्चों का सही आया था आंसर? अच्छा, ये फिगर का आंसर किस किस का सही नहीं आया था? अच्छा, हाथ खड़े रखें, क्या गलती हुई? कॉस्ट में लिख दिया था जी, मार्क्स गलत दिए थे, और जी कैलकुलेशन इधर किसका गलत है? थोड़ा सा बेध्यानी की वजह से गलती हो रही है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। अच्छा ले भाई, स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। ठीक है, यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब आज हम बनाना सीखेंगे डिस्पोजल अकाउंट। मैंने आपको हर सवाल में कहा था कि 6-7 लाइनें आपने खाली छोड़ देंगे, ठीक है। उन 6-7 लाइनों में से ना जाओगे, चले जाया करें, कोई मसला हो करे आप खुद ही चले जाया करें, इजाज़त होती है आपको। अच्छा जी, आज वो 6-7 लाइनें जो आपको छुड़वाई हैं उनमें से आपकी कुछ 4 लाइनें इस्तेमाल हो जाएंगी, 4 लाइनें जो हैं वो जर्नल एंट्री के लिए खाली छोड़ दो अभी भी। वैसे मेरा दिल था कि जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा, लेकिन पिछली क्लास के अंदर ना बच्चों के क्वेश्चन से मुझे लगा कि शायद अभी ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज डिस्पोजल अकाउंट, वो आसान है वैसे, लेकिन वैसे चीज़ों के अंदर शायद लग रहा था बहुत ज़्यादा, सर ने अगला मेथड भी शुरू करा दिया, ये हो गया वो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रिलैक्स रहो, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है। हम आज डिस्पोजल अकाउंट सीख लेते हैं, कल जर्नल एंट्री सीख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो जगह 7-8 लाइनें छोड़कर रखनी है, डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री कल सिखाऊंगा। पर्चे के अंदर क्या करना है, पर्चे के अंदर जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी वही किया करेंगे, दोनों का मकसद एक ही है, ठीक है ना। लेकिन वो सवाल की रिक्वायरमेंट डिपेंड क्या करेगा कि हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है या हमने जर्नल एंट्री करनी है डिस्पोजल की, ठीक है ना। हम वो देखेंगे फिर बाद में, जब दूसरी चीज़ सिखाऊंगा तो बताऊंगा कब क्या करना है, ओके। अच्छा, आज हम बनाने लगे हैं जी डिस्पोजल अकाउंट। एसेट अकाउंट की नेचर क्या होती है, और एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट की नेचर, और डिस्पोजल अकाउंट की नेचर क्या होगी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। इसकी कोई नेचर नहीं होती, इसकी कोई नेट्यूरे नहीं होती। इसमें हम स्टेप्स का सिर्फ सेकंड इंपैक्ट डालते हैं, स्टेप्स का, इसमें हम स्टेप्स का सिर्फ सेकंड इंपैक्ट फेंक देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है, हाँ बल्कि ठीक है ऐसे ही लिखें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है, गेन या लॉस निकाल कर देता है
और नाना बदतमीजी नहीं, और तशरीफ ले जाते हैं, और चला जाता है, और चला जाता है। क्या मतलब? एसिड बेचा है तो पता तो लगे कि बेचने पर एसिड के बेचने पर हमें नफ़ा हुआ कि नुकसान। तो ये नफ़ा या नुकसान हमें निकालने के लिए एक अकाउंट चाहिए, अकाउंट बनाना पड़ता है हमें। अकाउंट बनाकर हम ये गेन लॉस निकालते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या है? डिस्पोजल अकाउंट। ये थोड़ी देर के लिए आता है, गेन लॉस निकलवाता है और चला जाता है। इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है, इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है। वो जो हम स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल लिख रहे हैं ना, वो असल में कॉन्सेप्ट है, वो समझना। आपको ये समझ आ रहा है कि एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है, एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट करना है, ये समझना है तो प्रॉब्लम है। आपको ये समझ आ रहा है कि एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करना है, सारी जिंदगी की डेबिट से डेबिट करना है, समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट है। तो स्टेप्स हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तो बस हमने दूसरा इंपैक्ट फेंक देना। कैसे? चेक करें। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। शुरू से चलते हैं, कुछ भी लिखा हुआ है शुरू से। स्टेप 1 हमने लिखा, स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो यहाँ पे हमने एसेट अकाउंट में कॉस्ट ऑफ एसेट लिखी, ठीक है। अब एसेट अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। किससे? कॉस्ट से। ये तो है कॉन्सेप्ट। अब दूसरा इंपैक्ट चुप करके बिना सोचे डिस्पोजल अकाउंट में, कि अगर एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो डेबिट किसे कर दो? डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। 25,000। यहां पे क्या लिखोगे? एसेट अकाउंट। और यहां पे क्या लिखोगे? डिस्पोजल अकाउंट। अब कोई बच्चा ये सोचेगा कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? खबरदार किसी ने सोचा था? कोई ये सोचकर यहां से कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करेगा? नहीं, खबरदार किसी ने ऐसा किया तो यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। कॉन्सेप्ट तो ये पढ़ा होगा, एसेट के आने पे एसेट अकाउंट डेबिट होता है, एसेट के जाने पे एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ दूसरा इंपैक्ट हमने फेंका है। ये वो डस्टबिन है जहां सब कुछ फेंक रहा हूं मैं गेन लॉस निकालने के लिए। कल बोला था ना कि निकालो इसको यहां से और फेंक देंगे कहीं पे, ये वही जगह, ठीक है ना। वहां से निकलेगी कंप्यूटेशन, इधर फेंक देंगे, कैश आएगा, चेक करेंगे, गेन लॉस निकल जाएगा, बस ठीक है, कहानी खत्म, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको मत सोचें। इस कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ जो सिखा दिया आपको कल, इसके आगे दूसरा स्टेप भी नहीं लिखवाया था, मुश्किल काम था ये। कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ डिस्पोजल का, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। अगर क्रेडिट किया है एसेट अकाउंट को तो डिस्पोजल को डेबिट करो, ठीक है। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। कितना आया जी? 11,250। अब accumulated depreciation account को डेबिट किया है तो क्रेडिट किसे कर दो? डिस्पोजल अकाउंट को। अब कॉन्सेप्ट वो पड़ा है, ये तो सिर्फ दूसरा इंपैक्ट। यहां पे क्या लिखोगे? accumulated depreciation account। और यहां पे क्या लिखोगे? डिस्पोजल। अब नजर भी आ रहा है, जाने वाले एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट निकल गई और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसकी डिस्पोजल लिखा भी हुआ, ठीक हो गया ना, ठीक है। अब लिखो स्टेप 3, अपने स्टेप्स में कहा तो 2-3 लाइनें छोड़ देना। एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, तो बस इसको डेबिट किया तो क्रेडिट, दूसरे इंपैक्ट डिस्पोजल को बैंक जी। स्टेप्स में मैंने कहा 2-3 लाइनें छोड़ देना। आ जाओ वहां पे, लिखो स्टेप 3। स्टेप 3 लिखो, लिखो लिखो लिखो। वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश, फुल स्टॉप। स्टेप 3 दो, वी विल रिकॉर्ड कैश, बस फुल स्टॉप लगाओ, खत्म। स्टेप क्या हो गया? हाँ बस खत्म, कहा था आसान काम है बस, ठीक है। वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एसेट बिका है, एसेट बिका है तो कैश जाएगा। अच्छा, एसेट बिका है तो कैश आया, कैश आया तो कैश आने पर कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 3,000 से। 3,000 ही है ना? हाँ, लेकिन ये कहाँ पे डेबिट करोगे? दिमाग में, क्योंकि कैश अकाउंट अवेलेबल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, सही है। तो वी विल रिकॉर्ड कैश, तो एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा इंपैक्ट, डिस्पोजल को कर दो, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा होगा दिमाग में आपने? डिस्पोजल। देखो ना, कैश का अकाउंट बता रहा होगा कि ये 3,000 एसेट को बेचने से आया है, लेकिन ये अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे, ठीक है ना। बहरहाल यहां पर हमें मजबूरन सेकंड इंपैक्ट यहां पे फेंकना पड़ा, कैश अकाउंट 30,970, ठीक है। एक बार फिर 3 स्टेप्स तक आते हैं जरा दोबारा। एक मिनट जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो डेबिट किसे कर दें? डिस्पोजल अकाउंट।
Step 2, we will debit the accumulated debtion account with accumulation of disposal from date of purchase till date of sale. ये डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट हम गेन लॉस निकालने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश का आना डेबिट, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसलिए बना नहीं रहे, जैसे मैंने वैसे आपके लिए बना दिया पहले दिन, ठीक है। अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दो, जर्नल एंट्री जब कल सिखाऊंगा ना तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी बात। जर्नल एंट्री हमारे स्टेप दरअसल की जर्नल एंट्री ही है, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे आप। इसमें बस सेकंड इम्पैक्ट डालना है, इसको आपने डिस्पोजल अकाउंट को नहीं समझने की कोशिश करनी, क्योंकि फजूल है ये बात। ऊपर कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ गेन लॉस निकालने के लिए हमने यहाँ पे चीज़ों को फेंक लिया और गेन लॉस निकाल के इसको लपेट के फेंक देंगे अकाउंट, गेन लॉस रख लेंगे अपने पास, गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इससे कोई आपने डेबिट क्रेडिट समझ, इसकी नेचर तो है ही नहीं अपनी, यहाँ पे सिर्फ सेकंड इम्पैक्ट आ रहा है हमारे स्टेप्स का, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हो गए। स्टेप 4 लिखो, स्टेप 4 लिखो, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन स्लैश लॉस, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन, और गेन लॉस निकालने के लिए ये लेजर बनाया ना, ये 3 स्टेप्स कर लो। चौथे स्टेप को जब इस लेजर को जब बैलेंस करोगे तो गेन लॉस निकलेगा, ये लिखवाने लगूंगा, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट which will be taken to profit and loss account, which will be taken to profit and loss account। देखो मैंने ये नहीं कहा ट्रेडिंग अकाउंट, ये याद रखना, ये एसेट्स का खरीदना और बेचना कभी कभार वाला काम होता है। तो अगर एसेट को बेचने पे गेन आ जाए तो रेवेन्यू नहीं कह लेना, और लॉस आ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालना। क्या मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस कहने का मतलब यही था। अगर फिक्स एसेट को बेचने पे गेन आ जाए तो जीपी के बाद अदर इनकम में, और अगर एसेट को बेचने पर लॉस आ जाए तो जीपी के बाद अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, सही है। तो स्टेप 4 क्या है, बैलेंसिंग फिगर विल बी, हम लेजर को बैलेंस करेंगे ना, ठीक है, तो जो बैलेंस फिगर आएगी वो गेन होगा या लॉस होगा। तो कहाँ लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बताओ जी बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, डेबिट साइड हैवियर लग रही है मुझे, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 10,750। ये क्या है जी, बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा भैया देखो, ये गेन है चाहे लॉस है, हमारी बला से जाना कहाँ है इसने, बस यहाँ लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस कहानी खत्म। कल बताऊंगा गेन है या लॉस है, आज छोड़ो, कल बताऊंगा गेन या लॉस। वैसे जबानी देखोगे ना तो ये लॉस बनता है, क्योंकि अगर 25,000 वाला एसेट 11,250 की वैल्यू लूज कर चुका था तो उसकी बुक वैल्यू को 13,000 समथिंग थी। 13,000 समथिंग वाले एसेट के गेन हमें 3,000 मिला तो 10,000 का नुकसान ही बनता है। 13,000 वाली हमारी चीज 3,000 बिके 10,000 का नुकसान ही है ना। लेकिन छोड़ो इस बात को, अभी ये नहीं सोचना, नहीं सोचना अभी, ठीक है। अभी सिर्फ क्या है, काम चल गया, डिस्पोजल अकाउंट बन गया हमारा, नंबर पूरे मिल गए। स्टेप 4 क्या है, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बैलेंसिंग फिगर के साथ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, कभी बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी कभी इस तरफ आएगी, जिस तरह मर्जी लिखी हो साथ लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। कल बताऊंगा गेन या लॉस, ये ठीक है ना, सही है। यहाँ तक को मसला, सवाल पूरा कर लें फिर, चलो रह क्या गया जी सवाल में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन बस रहेगी। So working to depreciation expense जी on opening assets excluding disposal जी जी हाँ ये बताता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ जरा, पहले ये सवाल पूरा करने दो। पिछली क्लास में बच्चे ने लम्हा पाया सी थे, रुक जाओ। तो मैंने फिर वहाँ यही कंक्लूड किया था आपकी क्लास में आने से पहले कि पहले सवाल पूरा कर ले, बीच में सवाल रह जाता है ना, तो ठीक है बात करते हैं, 5-7 मिनट लग जाए शायद मुझे, वैसे तो 2 मिनट में बात समझ आ जाती है, लेकिन ना समझ आए किसी एक आधे को तो 4-5 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये सवाल पूरा करने में पहले मुझे, ठीक है जी। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो चाहे जौन सा मर्जी साल है ऐसी जिंदगी का, हमें किसके ऊपर रेट लगाना होता है, कॉस्ट पे, ठीक है ना। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर लेनी होती है, ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई एसेट बिक रहा है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से उस डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस कर, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स
एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा को माइनस कर दो, ठीक है, इनटू रेट, ठीक है। हमारे सवाल में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल गिवन है 50,000, ठीक है, और जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है, यानी कि ये 25,000 इस 50 में शामिल है ना, तो हम इसको 50 के साथ साथ हो जाएगा जगह में 7 हो जाएगा, ठीक है। हमारे एसेट की 50,000 की जो कॉस्ट है उसके अंदर 25,000 वाले की कॉस्ट भी शामिल पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये 50,000 में से 25,000 वाले को माइनस कर दो, इसको यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे पड़ा तो सारा 60 डेप्रिशिएट हो जाएगा, इसको अलग ले जाकर जितना सा इस्तेमाल हुआ सिर्फ उतना सा डेप्रिशिएट कर लो, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको निकाल दिया और 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 5,000, ठीक है जी। अच्छा सुने, एक बड़ी अहम बात जो पिछली क्लास में भी आ रही थी बार बार बच्चों की तरफ से कि जी अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो क्या करते। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये दो एसेट्स हैं, मिसाल के तौर पे, पता तो नहीं है ना, मिसाल के तौर पे ये दो एसेट्स हैं, ठीक है, दोनों 25,000 के हैं, सही है, और मिसाल के तौर पर सवाल कहता कि दोनों की रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है। अब क्या होता, हम 50,000 में से 25,000 माइनस करते तो यहाँ पे एक एसेट रह जाता 25,000 वाला, बोलो रह जाता, उसकी रेजिडुअल वैल्यू को यहाँ से माइनस करते और फिर रेट लगाते जी। फिर सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो एसेट्स हैं टोटल, ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन है, उसने कहा दोनों एसेट्स की मिसाल ले रहा हूँ, ये सवाल में गिवन नहीं है एसेट, ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, पता नहीं कितने एसेट्स हैं, मैं कह रहा हूँ अज्यूम करो दो एसेट्स हैं, दोनों की कॉस्ट 25,000 है, ठीक है, और सवाल ने कहा हुआ है कि दोनों की रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है, ठीक है, और बोलो अब एसेट अकाउंट में तो 25,000 की कॉस्ट ही पड़ी होगी ना, दोनों की 25 यानी 50। अब 50,000 की कॉस्ट में से 25,000 की कॉस्ट मैंने माइनस कर दी, जो एसेट बिक गया इस साल, तो एक एसेट बच गया 25,000 वाला, वो एक एसेट जो 25,000 वाला बचेगा उसकी रेजिडुअल वैल्यू 5,000 माइनस करके डेप्रिसिएशन रेट लगा दो, और ये जो 25,000 माइनस हुआ है ये जब डिस्पोजल में आएगा तो यहाँ पर उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी माइनस करके रेट लगाओगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में पानी आने लग गया। इसको बंद करवा दो यार, विकास इसको बंद करवा दो अगर मोबाइल से फ्री हो गए तो। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि अगर रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, वैसे तो अगर गिवन हो तो क्या करना है, आप सोच के बताएं क्या करना है। एक मिनट जी, कोई बात नहीं, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं कहता हूँ रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर कर दो, ये दो एसेट्स हैं, इनमें से एक एसेट की कॉस्ट माइनस होगी, बाकी कितना बच गया, एक रह गया, तो फिर उस एक की रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देना यहाँ से, और जो एक यहाँ से निकला है उसको अलग लाकर उसकी रेजिडुअल वैल्यू वहाँ पे माइनस कर देंगे। ये मिसाल के तौर पे 5 एसेट्स हैं, ठीक है, इनमें से एक बिक गया, ठीक है, तो जो 4 बच गए उन 4 की रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दोगे, यहाँ से जो बचे हैं उन्हीं की रेजिडुअल वैल्यू माइनस करोगे ना, लेकिन सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, ऐसे ही मैं परेशान कर रहा था आपको। अच्छा जी, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे एसेट भी तो एडिट पड़े होंगे जी, वो उसको इधर ले आएंगे जैसे पहले करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑन एडिशन आएंगे और ऑन डिस्पोजल आएंगे, तो डिस्पोजल के अंदर इसको निकाल कर लाना है तो उसके साथ वही एसेट करेंगे जो हमेशा करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज अ मस्ट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो डेप्शन का, रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो माइनस करना लाजमी है। बता रहा हूँ टेस्ट के अंदर अगली दफा आ जाए कुछ ऐसी वैसी चीज तो फिर मुंह उठा के बैठे ना होना, ठीक है ना। हाँ अच्छा, दोबारा का क्या मतलब है, नहीं एक मिनट, दोबारा क्या मतलब है, मतलब कहाँ एक दफा हुआ है, एक दफा कहाँ पे माइनस हुआ है, बोले ओपनिंग में माइनस हुआ है, कहाँ माइनस हुआ है, ओपनिंग में तो पूरा एसेट ही निकाल के इधर ले आए, वहां पे तो ओपनिंग वाला एसेट बचा ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि 5 में से एक निकल गया, 4 रह गए, उन 4 की रेजिडुअल वैल्यू यहां माइनस करेंगे, और जो नीचे आ गया है वो नीचे आकर अकेला है उसकी एक की यहां पे माइनस होगी, ठीक है। बस ज़बानी बात चल रही है ना, लेकिन मैं सवाल ये करवाने नहीं लगा, ये तो टेस्ट ही करूँ, ज़बानी भी मैंने मेरी मेहरबानी समझो, मैंने आज से पहले कभी इतना भी नहीं बताया, ठीक है ना। कि टेस्ट के अंदर आप देखोगे तो उससे अगले दिन जब उसको डिस्कस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिगर्स भी सामने होंगी, एसेट भी सामने होंगे, 2 हैं 4 हैं 10 हैं, सब कुछ सामने क्लियर हो जाएगा। तो फिगर्स जब तक नहीं आती तब तक बस इतनी ही बात मैंने कर दी है, ठीक है। समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो ठीक है, टेस्ट के अंदर समझना और फिर मुझसे अगले दिन समझ लेना जी। क्वेश्चन अभी नहीं है ना, कल खत्म ना, बस अब टेस्ट में बस इतनी बात बतानी से मैंने बता दी भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंट ही होता है, अब सारा टेस्ट मैं आपको करवा दूं तो प्लेट के अंदर रखकर तो टेस्ट नहीं दिया जा सकता। मेरे कहने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया, वो ये कि अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो सवाल में और स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कॉस्ट में से माइनस होना है। अब इतनी कोई कॉमन सेंस आपने खुद इस्तेमाल करनी है कि ओपनिंग के अंदर कितने पड़े हैं, कितने रह गए, कितने निकल गए, कौन सा कहाँ गया, रेजिडुअल वैल्यू कैसे माइनस करनी, कैसे नहीं करनी, थोड़ा बहुत तो खुद भी सोचे ना। ऐसा थोड़ा ही है कि हम लाइन के बैगर बन जाए, ठीक है, कि जो लाइन खींच दी है उसी के पीछे लकीर के फकीर है, हम खुद से तो सोच नहीं सकते। तो बस ठीक है, काफी होगी बात। रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन है जी, तो नहीं गिवन तो फिर कोई डिस्कशन नहीं हो रही रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि जी टेस्ट के अंदर
शायद कोई एक आधा सवाल होमवर्क में दे दूं, मैं देखूंगा, लेकिन वो भी पर टेस्ट में तो इंशाल्लाह मस्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करूंगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ सवाल होगा और उसमें रेजल्ट वैल्यू भी होगी, जिसको बच्चे इग्नोर कर देंगे इंशाल्लाह, भूल जाएंगे ना तब तक, अभी तो हफ्ता तकरीबन पड़ा, ठीक है। तो जो भूल जाएंगे तो वो फिर बेचारे, और जो नहीं भूलेंगे वो सोच के कुछ ना कुछ करेंगे, और वो सवाल सामने होगा, फिगर सामने होंगी, इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे उसके, उस सवाल को फिर देखकर जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं जाएंगे। जुबानी बात इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है जी। नेक्स्ट 25,000 निकल गया तो इधर आ गया, ठीक है जी, बोलो जी, ऐसे ही किया ना हमने। चलो बात 30 पूछे, ऑन ओपनिंग ये कर लिया, उसके बाद ऑन एडिशन कितना है जी, 30,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा अगर रेजल वैल्यू होती तो यहाँ पे माइनस करते हैं एडिशन की रेजल वैल्यू, नहीं है सवाल, ठीक, इनटू। सर अगर नहीं है तो आप बात क्यों कर रहे हैं बार बार, मेरा तजर्बा है कि अगर ये बात ना करें तो बिल्कुल ही टेस्ट के अंदर। अच्छा जी 4/12 क्यों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जी 2000 जी। नेक्स्ट 25,000 ये इधर से निकला था, इसको अलग से कितने महीने डेबिट करना है, तो अगर ये अलग निकल आया तो इसकी रेजल वैल्यू अगर होती तो यहीं पर अलग से माइनस होती, लेकिन रेजल सवाल में है ही नहीं जी। इंटू 20% इंटू 9/12 375 010,750। क्यों बातें कर रहे हो आपस में, क्या मसला है जो नहीं हल हो रहा जी। एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,750। वर्किंग क्यू, लो भाई सवाल खत्म हो गया भाई, मुक गया सवाल मुक गया। 31 दिसंबर 17 क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिए जी। 55,000 जी, और एक्यूमुलेटेड एक्शन में क्लोजिंग 19,500। डिस्पोजल अकाउंट वैसे कंप्लीट हो चुका है, तो खींच लो पिक्चर या कर लो नोट 1-2 मिनट में, और कोई सवाल तो पूछ लो अगर के अलावा वाला, मतलब इस सवाल में से कोई सवाल है तो पूछे। अगर ये हो जाए किसी ने बोला ना तो वो आगे होगा मैं मगर जी। बच्चों ले आए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो प्लीज डिस्पोजल का अकाउंट तो बना ही लिया आपने, जरा जल्दी से क्वेश्चन 1 में डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाएं मुझे। क्वेश्चन 1 जो कल किया था, अपने रजिस्टर्स को ओपन करें, जी कल क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया था, उसमें जगह छोड़ी हुई थी, सारा कुछ हुआ पड़ा है, बस स्टेप्स को रिवाइज करते हुए स्टेप वाइज चलें। पहले 2 स्टेप्स आपके परफॉर्म्ड हैं, दूसरा इम्पैक्ट डाल दें, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप डिस्पोजल में आप रिकॉर्ड करें, बस जल्दी कर लें। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन देखना भी, क्वेश्चन में सेल प्रोसीड्स देखनी है। 1 मिनट, कौन सा वैसे क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 16 है ना ये, अच्छा 15 था, पक्की बात है यार 16 था, अल्लाह के बंदे
ये सवाल सामने पड़ा हुआ है। सेल प्रोसीड सिर्फ चाहिए ना 12,000 है, हैंड आउट होना चाहिए था आपको। घर पे डिस्पोजल अकाउंट बाकी सारे बना के लाने हैं। 3 सवाल वो जो कल वाले होमवर्क के हैं और एक आधा सवाल जो आज के होमवर्क में जिसमें अकाउंट्स बना रहे हो डिस्पोजल का बना लीजिए, फिलहाल बना ले, सीख रहे हैं। जी कितने बच्चे बना चुके? एडा काम देखो जी, लट्ठे ला के आ जाते हैं, काम कुम होंदा कोई नहीं। हाइब्रिड में कितने बच्चे कर चुके हैं डिस्पोजल अकाउंट? जो सारे हाइब्रिड ने कर लिया है। और बेशर्मो जल्दी करो, सुस्त लोगों। हाँ कितने बच्चे कर चुके हैं आपकी क्लास में? अभी भी आधे नहीं हुए। चंद भाई एक्यूमुलेट एक्शन आपको ज़बानी सवाल से नहीं मिलेगी, जो कल सवाल करवाया है ना उसको देखना पड़ेगा वर्किंग वन को। अच्छा जी बस करें। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। बातें बंद कर दें अब। तो एसेट अकाउंट में से 40,000 क्रेडिट किया था कल, उसको डेबिट कर दें डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, सही है, ये बना लिया मैंने। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। तो आपने accumulated depreciation account को कल 11,000 से डेबिट किया था। ठीक है, accumulated depreciation account डेबिट हुआ तो डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट। ये तो कल वाला काम था। आज स्टेप 3 हमने पढ़ा, वी विल रिकॉर्ड कैश। स्लो स्लो चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, खैर है, सीखना समझ आती है अकाउंटिंग की हर रोज। एंड पे जाके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए कोई मसला नहीं होता। आज दौड़ लगा लें और रोज ही आपको लग रहा हो कि नहीं भाई अकाउंटिंग तो हमारे बस की बात ही नहीं है, रोज आप वो जो है वो आंसुओं से रो रहे हो बैठे क्लास में, बंदे हॉस्टल में, आप किसी से मुझे क्या हुआ, आप सही कहते थे अकाउंटिंग तो बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आ रही। उससे बेहतर यही है कि थोड़ा बहुत एंड पे अगर एक्स्ट्रा, वैसे तो होता नहीं है नॉर्मली, इतना सा सिलेबस नहीं होता है FR1 का पूरा पूरा ही होता है, फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो बंदा एंड पे पढ़ लेता है। बट डेली बेसिस के ऊपर हम बिल्कुल भी स्पीड नहीं लगाया करेंगे, बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन की स्पीड में चलेंगे। आपको जहाँ पे समझ आना बंद होगा मैं वहाँ पे पढ़ाना बंद कर दूँगा, ठीक है ना। वो मुझे पता लग रहा था, आपने बताना नहीं है मुझे, ठीक है ना। हाँ वो मुझे पता है मैंने कितना पढ़ाना है, कितना पुश करना है आप लोगों को, तो स्लोली स्लोली चले, कोई मसला नहीं जी। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका है तो कैश आया, कैश का आना दिमाग में आपने किया जी डेबिट होता है, तो डिस्पोजल का अकाउंट कर दिया आपने क्रेडिट 12,000 से। ठीक है, अब डेबिट साइड हैवियर थी तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया क्रेडिट साइड पे, और आपने कहा जी बस इसको चुप करके लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो सर ने आज बताया ही नहीं, कल बताएंगे कि ये गेन है कि लॉस। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर देखो, क्वेश्चन 1 और 2 के डिस्पोजल अकाउंट्स बन गए। इन दोनों अकाउंट्स में 4-4 लाइनें अभी भी खाली पड़ी हैं, उनमें इंशाल्लाह कल जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, क्योंकि एक ही दिन दोनों करवा दूं तो ये ना हो कि आपके कान फ्यूज हो जाए। तो फिलहाल डिस्पोजल अकाउंट लिख लिया, जगह खाली। ऐसे ही जो सवाल अकाउंट्स वाले बनाओ, जहां डिस्पोजल अकाउंट बनाओ वहां पे 4 एक लाइनें खाली रखना, ठीक है ना, जर्नल एंट्री करने के लिए। अच्छा सुनो, 1 और 2 का डिस्पोजल अकाउंट बन गया, जर्नल एंट्री की जगह खाली छोड़ के आ गया है। होमवर्क का 1, 2 और 3 इनके भी डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं। अब एक अगली अहम बात, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। अभी भी कुछ लोग नीचे देख रहे हैं, अमेरिकन सुंडी आ जानी है। अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर सवाल में डिस्पोजल एक से ज़्यादा हो तो मैंने कल कहा था अलग अलग डील करना, आज उस बात को कंप्लीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि डिस्पोजल अकाउंट भी अलग अलग बनाना। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि डिस्पोजल अकाउंट कंबाइंड बनाना गलत है, बिल्कुल सही है, बल्कि किताब वाले सोल्यूशंस के अंदर आपको कंबाइंड ही मिलेगा, उसमें जगह बच जाती है ज़रा, ठीक है। लेकिन आपने जगह नहीं बचानी, आपने पक्का पक्का अपने दिमाग में और दिल में ये बात बिठा लेनी है कि जितने मज़ीद डिस्पोजल हों हम हर डिस्पोजल का अकाउंट अलग बनाएंगे, ठीक है। देखो ना, हमारे 3 एसेट्स बिके, किसी पे गेन है किसी पे लॉस है, एक डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो नेट में गेन या लॉस पता ही नहीं चलेगा किसके ऊपर गेन आया किस पे लॉस आया। तो मेरी तो यही चाहत होती है, मैं हमेशा इसी को पसंद करता हूँ कि हम डिस्पोजल अकाउंट अलग अलग बनाएं, जबकि इकट्ठे बनाना गलत नहीं है। तो आप लोग भी काइंडली यही कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है।
इससे आपका कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर रहेगा, एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होंगे, बहुत ज़्यादा कम होंगे। अच्छा, तो डिस्पोजल जितने होंगे उतने डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे आप, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्पोजल 3 है, ठीक है। सवाल आपने घर पे किया होगा तो आपने क्यूमुलेटिव से 3 दफ़ा निकाली होगी। अलग अलग स्टेप्स है ना, ऐड करके तो वैसे भी हम एंट्री नहीं कर रहे होते, ठीक है। हमने पहले के बारे में कहा होगा इसकी कॉस्ट एसेट अकाउंट से क्रेडिट हुई, फिर इसकी प्रोडक्शन डेबिट भी होगी आपने, फिर आप आज जाके आप कैश रिकॉर्ड करोगे, गेन लॉस आएगा, फिर प्रोसीड्स कैश, ठीक है। इसी तरह से दूसरे एसेट का अलग से एसेट अकाउंट में 70,000 क्रेडिट होगा, प्रोडक्शन डेबिट होगी, उस अकाउंट में से कैश रिकॉर्ड करोगे, गेन लॉस चेक करोगे, हर एक का अलग अलग पता लगे। तो तीन डिस्पोजल्स हैं, तो 3 डिस्पोजल के अकाउंट बनाओगे, ठीक है, सही है। अच्छा, ये बात भी हो गई, ये बात भी होगी। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल था, क्यों? इसमें 3 क्लासेस आ रही थी एसेट्स की, तो मतलब तीनों के अलग अलग अकाउंट ही बनाने हैं, इनको तो इकट्ठा करना बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। वो तो डिस्पोजल अकाउंट तो मेरी फरमाइश पे आप अलग अलग बना रहे हैं ना हर डिस्पोजल का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको इकट्ठा करना जायज़ ही नहीं है। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर और व्हीकल का एक अकाउंट बना दें, नेवर नेवर, ठीक है। बैग बड़ा बंद करके कस के रख लिया तुमने, किधर जाने गए? अच्छा, बांधन नहीं, अच्छा ठीक जी। तो जितनी क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं उतने लेजर, ठीक है। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी सारे एक ही में कर दो, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल को इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मामला ऐसा था, प्लांट मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ प्लांट मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ फर्नीचर, व्हीकल अकाउंट, एक्यूमुलेशन ऑफ व्हीकल, और ये 6 अकाउंट्स बनने, 6 लेजर्स बनने थे, ठीक है। 6 लेजर्स बन जाने थे, ठीक है। उसके बाद हर एक के लिए डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग भी आपको अलग अलग करनी पड़नी थी, ठीक है। ये आप कान के साथ लगे रहे उनके, ताकि उनको बात समझ ना आ जाए, फिर क्लास के बाद वो मुझसे पूछ लेंगे, कोई बात समझ लेंगे, क्लास के दौरान बोलते रहते हैं, ठीक है। उस्ताद बोल रहा है उधर से आप भी बोलते रहे, ठीक है। मुंह पे मास्क लगाओ तो उस्ताद को कौन सा पता लगना कि बोल रहे हैं, ठीक है, चुप भी नहीं आती। अच्छा, बात अब मुझे रटा भी भूल गया। हाँ, वर्किंग भी तीनों नहीं, जो बात असल में इसके बाद जो आ रही जहन में बड़ी अहम बात थी, लेकिन बस मिस हो गई, चले आ जाएगी जहन में। तो बहरहाल डिस्पोजल, हाँ चले बात नहीं आ रही जहन में, ठीक है। 6 अकाउंट्स ये बन गए, ठीक है। और उसके बाद एडिशन का कोई अकाउंट अलग नहीं बनना, डिस्पोजल इसमें है ही नहीं। ओह, इसमें डिस्पोजल ही नहीं था, चलो मौज हो गई, ठीक है। यहाँ पर अकेला व्हीकल है, डिस्पोजल के 3 अकाउंट्स बनेंगे और 2 अकाउंट एसेट एक्यूमुलेशन के अलग अलग। तीसरा सवाल है, इसमें मशीनरी और ऑफिस पर नीचे 2 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं और डिस्पोजल एक ही है किसी एक हेड में, ठीक है, एडिशन दोनों में है। तो इन तीनों सवालों को आपका सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन अब मौजूद है इनका, इन तीनों सवालों को देख लेना। लेकिन मेरी बात सुनो, डिस्पोजल अकाउंट आपने अलग अलग बनाने हैं, हालांकि क्वेश्चन 2 होमवर्क वाला जो है उसमें सोल्यूशन के अंदर इकट्ठा बना, उसको इग्नोर कर दें। बी कॉन्फिडेंट, आप जो बनाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल सही बनाएंगे। और तसल्ली के लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आप टोटल करके देख लेना, नेट करके देख लेना, उसके बराबर ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। एनीवेज जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंट रहें, आपके पास स्टेप्स मौजूद हैं, स्टेप 1 2 3 4, वो स्टेप्स आप सही परफॉर्म करें तो डिस्पोजल अकाउंट में तो वैसे भी आपने सेकंड इम्पैक्ट डालना होता है, ठीक है जी। ओके ओके, अच्छा लें जी आज वाला हैंड आउट। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं बात कर लूँ कुछ, जैसे आपका हुक्म भाई, जब इजाजत देंगे मुझे बता देना, फिर मैं चल जाऊँगा। मैं तो डरता हूँ बड़ा, ये लड़का लड़के लेके आ जाए बाहर, नहीं आए इजाजत है, कहता है नहीं, फिर कह रहा नहीं। अच्छा जी सुने, बस कर दें, फीमेल स्टूडेंट तो खुदा के लिए बस कर ही देगा बोलना, नहीं चुप आनी नहीं चुप। अच्छा जी सुने, आपके लिए तोहफतन हदियतन ये क्वेश्चन नंबर 1 भी होमवर्क में आज लिख लें। इसमें क्या है, आज का पहला होमवर्क, आज की ताज़ा खबर, क्वेश्चन नंबर 1 क्लास वर्क वाला आपके होमवर्क में जा चुका है। आज की ताज़ा खबर, आज का पहला होमवर्क, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोई अनहोनी तो नहीं है इसमें, देख तो लें भाई, देखो प्रैक्टिस ही है। मैं स्लो चलता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी स्लो चलें, आपने प्रैक्टिस खूब तेज करनी है, ज़्यादा करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कॉन्सेप्ट उतना पक्का होता चला जाएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो मुझे 10 बार पूछे, लेकिन जो काम को वो तो करके आए कम उसमें, ठीक है ना। होमवर्क के अंदर यही सवाल थोड़ा सा टाइम लेने वाला आपके होमवर्क में है, ठीक है, जो कोई 15 मिनट 20 मिनट ले जाएगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 8-10 देने हैं आपको होमवर्क में, वो हर क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। याद है आपको डेप्शन एक्सपेंस के पहले 3-4 सवाल,
वो जिस तरह के सवाल थे ना 3-4 उसी तरह के आज सवाल होंगे आपके, क्योंकि आज नया मेथड पढ़ाना है ना आपको, ठीक है। तो आज नए मेथड के सवाल नहीं करेंगे मजीद, ताकि वो आप सिर्फ मेथड को ज़रा समझ के आ जाओ। तो कल फिर इंशाल्लाह ये सवाल मैं पहले शायद क्लास में आपको करवाऊँ, खुद ज़रा मेरी तसल्ली हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन वाला है, फिर आगे इंशाल्लाह दूसरे मेथड को। तो इस सवाल को ज़रा पढ़ लेते हैं एटलीस्ट, कि इसमें कोई इतना मसला तो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पहला होमवर्क आप लिख लिया? लिखा नहीं तुमने होमवर्क यार, तुम कल भूल जाओगे, मुझे याद नहीं रहा, ख्याल नहीं रहा मुझे, मैं भूल गया मैं, ठीक है। तुमने भी नहीं लिखा होमवर्क इसके साथ, इस तरफ लिखा है नहीं, ये तो तुमने टॉप पे लिख लिया। वो क्वेश्चन 1 के साथ होमवर्क लिखो, क्वेश्चन 1 जहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 1 जहाँ पे लिखा हुआ है ये। अच्छा जी सुने, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट का ओपनिंग गिवन है, एडिशन 1 है, डिस्पोजल्स 2 है, मेथड स्ट्रेट लाइन है, एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल एंट्री को फिलहाल आप इग्नोर करें, क्योंकि मैंने आपको अभी ये करवाई नहीं है, ठीक है ना। अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री आप बस जगह छोड़ देना उसके लिए, ये कल इंशाल्लाह करवा दूंगा, तो फिर जर्नल एंट्री सारे सवालों में आप कर लेंगे, बहुत आसान काम है, ठीक है। बट इसलिए नहीं कर रहा आज की दो चीज़ें इकट्ठी ना हो जाए, डिस्पोजल अकाउंट का भी वही काम है जो जर्नल एंट्री और डिस्पोजल का काम है, तो एक ही दिन दोनों काम नहीं कर रहे हैं हम, पहले इसको पक्का कर लो, तो फिर वो आसान काम है, इससे बहुत ज़्यादा वो कल देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड ही है अभी भी, इसका मतलब कोई नई चीज़ नहीं निकली इस सवाल में से, बस इस सवाल के ऊपर आपके 15 मिनट की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। 15 मिनट टारगेट रखना है इस सवाल का। मार्क्स इसको दे दें आप कोई चलें 7-8 मार्क्स, 7 मार्क्स दे लें इसको। 7 मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? 15 भी नहीं बनते, चलो 15 मिनट लिख लो इसके साथ। 15 मिनट का टारगेट होना चाहिए आपने इस सवाल को करना है, ठीक है ना। कर लोगे? डिस्पोजल अकाउंट 2 बनाने हैं, ओके। अच्छा जी, अब आज अपना नया मेथड शुरू करते हैं हम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कुछ एक बातों का ख्याल रखना है। देखें जी, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की डिस्कशन हमने शुरू की थी, और हमने अभी तक ये वाला मेथड पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा। पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिंपल सवालों में कैलकुलेट करना सीखा हमने, उसके बाद जो है वो उसके बाद हम अकाउंट्स बनाने की तरफ आ गए, और हमने अकाउंट्स के अंदर फिर इसी मेथड को यूज़ करते हुए बाकी सारे काम भी किए। ओपनिंग लिख के, एसेट्स खरीदते हुए एंट्रीज की, डिस्पोजल करते हुए एंट्रीज की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए हम हमेशा स्ट्रेट लाइन वाले फार्मूला को यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। आज हम अपना दूसरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसे नाम से जाहिर है, इसमें डेप्रिसिएशन हर साल बराबर नहीं होगी। अगर बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा तो डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है ना। तो इस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसको WDB मेथड भी कहते हैं। WDB मैं ये सब कुछ लिख लेंगे, एक मिनट पिक्चर बना लीजिएगा, पिक्चर जी कर दें, विकास लगा दें, विकास को वो वाला दूसरा AC ना, इसको उस पर स्ट्रिंग पे लगा हुआ है, क्या करना है, इसको छत की तरफ कर दो। अच्छा सुने जी, WDB मेथड क्यों कहा जाता है, 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगी बात। जरा मैं आपको मेन पॉइंट्स इसके जहन में बिठाने के लिए लिखवा दूँ। सबसे पहली चीज़, मैं बार बार इतनी जिद मार के हर बार ये बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रेट ने कॉस्ट पे लगना है, एक तो ये बात पे बहुत जोर देता है। दूसरा मैं ये बात पे बहुत जोर देता है कि अगर रेजुअल वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट में से माइनस करनी है, लेकिन मैं हर बार साथ बोलता था स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, ताकि गैर महसूस तरीके से आपको 2-3 दिन के अंदर ये बात आपके दिमागों में बैठ जाए कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो और सवाल में रेजुअल वैल्यू गिवन हो, तो हमने कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू करना है, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो जौन सा मर्जी साल हो एसेट की जिंदगी का, हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, ठीक है जी। रिपीट, मैं कैसे टू रिपीट, 2 बातें मैं पिछले 3 दिन से कर रहा हूँ। पहली बात, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेट ने हमेशा कॉस्ट पे लगना है, जौन सा मर्जी साल आ जाए एसेट की जिंदगी का। WDB को इग्नोर करते थे, ठीक है ना, कॉस्ट पे रेट लगाते थे या डिवाइड करते थे लाइफ से। दूसरी बात आपको मैंने ये बताई हुई बार की कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो और रेजुअल वैल्यू सवाल में गिवन हो, तो हमने कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू करके डेप्रिसिएशन रेट लगाना है या लाइफ से डिवाइड करना है, ठीक है। ये दोनों बातें स्ट्रेट लाइन के लिए मखसूस थी, हमारे इस नए मेथड के अंदर ये दोनों बातें ही उलट हो जाएंगी। पहली बात, अगर सवाल में रेजुअल वैल्यू गिवन भी हो, मेथड अगर रिड्यूसिंग बैलेंस हो, तो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए उसको इग्नोर करना। एक बात, अभी लिखा हुआ सब आपके सामने आ जाता है, मैंने पिछली क्लास में लिख लिया आपके लिए, ठीक है ना। सर सुनो फिलहाल, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो रेजुअल वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए इग्नोर की जाती है। क्यों इग्नोर की जाती है ये भी थोड़ी देर पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरी बात,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एक तो ज़रूरी है होना, लाइफ से काम नहीं चलेगा। क्यों? देखो अगर लाइफ से आपने डिवाइड कर दिया तो फिर तो वही वाली सिचुएशन बन गई, हर साल डेप्शन बराबर वाली। तो लाइफ से डिवाइड वाला काम नहीं होना। एक तो हमें रेट चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? रेट चाहिए, ठीक है। रेट नहीं गिवन होगा तो कैसे निकलना है उसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यार छोड़ ही दो विकास, 10 मिनट है, गुजारा करें जी, फरमाइशें नहीं खत्म होती। वहीं से बैठ के ट्राई करो, बच्चों के आगे आ रहे हो, ठीक है। गुजारा हो जाएगा ना 10 मिनट? अच्छा सुने, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ इस वक्त। रिड्यूसिंग बैलेंस में वो बीच में 3-4 बच्चे गायब हो गए, वो नजर नहीं आ रहे। वकास खड़ा था तो गायब हो गया, क्या देख रहे हैं यार, उधर इधर ध्यान करें आप, बात कर ली है मैंने जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन हो तो इग्नोर करनी है वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, ठीक है। और दूसरी अहम बात, आपने रेट ऑफ डेप्रीसिएशन लगाना है हमेशा WDV पर। दोनों बातें डिफरेंट होगी। पहली बात, स्ट्रेट लाइन में क्या कहा करते थे, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन हो तो कॉस्ट में से माइनस करके डेप्रीशिएट करना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया तो मैंने कहा अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और सवाल में रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो इग्नोर कर लो। दूसरी बात मैं कहता होता था कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्शन है तो सवाल में जो सा मर्जी साल उस एसेट की जिंदगी का है, आपने रेट हर साल किस पे लगाना है? कॉस्ट पे। आज ये बात भी बदल गई कि आपने रेट हमेशा किस पे लगाना है? WDV। और अगर रेट गिवन ना हो, लाइफ गिवन हो, तो बेहतरीन 1/, यूजफुल लाइफ कर देंगे। इधर नहीं हो काम चलना, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि ये कन्वर्जन ऑफ लाइफ इनटू रेट एंड वाइस वर्सा जो है ये ओनली अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। याद आया कुछ? ठीक है ना, क्योंकि देखो ना 1/, लाइफ कर दें और रेट निकाल लें तो वो तो अल्टीमेटली वही बात होगी, स्ट्रेट लाइन वाली बात होगी, ठीक है। तो ये वाला काम यहाँ पे नहीं अवेलेबल। चलो जी, अब ये वाली बातें क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं, जरा देखते हैं। मैंने ये 3-4 बातें जो लिखी हैं। पहली बात मैंने कही, रेजिडुअल वैल्यू इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो सवाल में तो उसे क्या करना है? इग्नोर करना है। दूसरी बात, डेप्रीसिएशन रेट इज अप्लाइड, डेप्रीसिएशन रेट इज अप्लाइड ऑन WDV और बुक वैल्यू, ठीक हो गया। और तीसरी बात, rate of depreciation is necessary and if missing in question it will be calculated using following formula। और वो फार्मूला क्या है जी? फार्मूला ये है, रेट निकालने का फार्मूला ये है 1 - nth रूट S/C। ऐसा फार्मूला शायद आपने EFC वगैरह में कहीं पढ़ा हो, ना भी पढ़ा हो तो मुझे से क्या, मैंने तो ये फार्मूला लिख दिया और इसकी कैलकुलेशन आपको सिखा देनी है। क्या कुछ है इसके अंदर, ये NCS क्या है ये बता देना है, कहानी खत्म हो जानी है, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, वहाँ पढ़ ले, जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा पढ़ ले, ठीक है। तो रेट रिड्यूस मेथड में अगर मिसिंग हो तो फिर हमें ये फार्मूला से रेट निकालना पड़ता है। 1/, लाइफ करके नहीं काम चलना, ठीक है, सही है ना। क्यों 1/, लाइफ करके? फिर तो वही स्ट्रेट लाइन वाला मामला हो गया, हर साल लेकिन बराबर वाली बात, ठीक है। तो इस फार्मूला के अंदर N यूजफुल लाइफ को कहते हैं, S स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, S डिनोट करते हैं स्क्रैप वैल्यू को, रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, और C कॉस्ट को कहते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो मर्जी कह रहे हैं, ठीक है। वो फिर नाम मिस हो जाएगा, है नजर ना आया फिर तस्वीर में, गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, पहला सवाल जिंदगी का तो बड़ा आसान था, लेकिन मैंने पिछली क्लास में उसको थोड़ा मुश्किल कर दिया था खुद ही, ठीक है ना। अब आप जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अपना सबसे पहला सवाल देखें, उसमें लिखा हुआ है मिस्टर साइम परचेज सही है तस्वीर भाई, आगे चल पड़ो। ये जो सिपाही ने अभी भी खींची है तस्वीर, सेल्फी तो नहीं खींच रहे थे, आमिर भाई की तस्वीर तो नहीं खींच रहे थे जी। पिछली बार ना किसी बच्चे ने, पीछे बैठा हुआ ऐसे बच्चा होता है ना, तो आगे वाले बच्चे ने वो तस्वीर जैसे बोर्ड की नहीं खींचते, वो बोर्ड तस्वीर खींचते हुए बच्चे ने असल में सेल्फी वाला कैमरा ऑन करके वो तस्वीर खींच ली थी वो तस्वीर, ठीक है ना। पिछले ने वो तस्वीर खींच के अपलोड। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, उस्ताद दिखा रहे होते हैं कि हम तस्वीर बना रहे हैं, बोर्ड की बना रहे होते हैं अपनी, ठीक है। अच्छा जी, सेल्फी तो नहीं बनानी ना। पहला सवाल, मिस्टर साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख ऑन 1 जनवरी 2019। द एसेट हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 19,850 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एसेट इज एप्शेड अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये समझो कि ये गिवन नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये गिवन नहीं है, ठीक है। रेट इज मिसिंग इन क्वेश्चन,
रेट आ गया फिर तो कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। बाहर हो सकता है मैं कल बात यहीं से दोबारा उठाऊं, ठीक है ना, आदत आपको होता है ऐसी ही है, लेकिन फिर भी पहला सवाल ही मुश्किल, क्या, रेट ही मिसिंग। लेकिन रेट मिसिंग है तो लाइफ देना जरूरी है, ठीक है ना। तो साथ ही आप कहीं पे लिख लो यूजफुल लाइफ इज 5 years, चलो दिमाग में लिख लो बस, छोड़ो थोड़ी देर के लिए रेट को अज्यूम करो मिसिंग है, और सवाल में लाइफ यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल, ठीक है ना। अब जब ये सवाल करने लगेंगे तो मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि देखो मैंने फॉर्मेट वही रखा है, डेट डिस्क्रिप्शन एसेट मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस नहीं बदलना है ना, बाकी एसिड कॉस्ट तो आज भी कॉस्ट है, डब्ल्यूडीवी आज भी एसिड एसेट को डब्ल्यूडीवी कहेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मेट हमने सेम ही रखा। अब यकम जनवरी 19 पर एसिड खरीदा 200 का, 2 लाख का था शायद, 200 कर दिया, ठीक है ना। 31 नवंबर 19 पर डेप्शन निकालने लगे तो ये मेरे पास रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लाइफ से डिवाइड कर नहीं सकता, 2200 डिवाइड बाय 5 करूँ तो हर साल डेप्शन बराबर बराबर वाला मामला हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक वर्किंग की जरूरत पड़ी, ठीक है। ये सब बच्चे पहले करें, ये डाटा आपके पास जी, ठीक है। 19,850 रेजुल वैल्यू है, 2 लाख कॉस्ट है, रेट गिवन नहीं है, और लाइफ जो है वो 5 years है। 36.99 इज इक्वल टू 37%। कैलकुलेट कर लें सारे बच्चे फार्मूला लगा के, शाबाश शाबाश शाबाश, फार्मूला लगा कर रेट निकालें। समझें ये रेट मिसिंग है सवाल में, ये चौथे सवाल में ना रेट मिसिंग है जो आपको होमवर्क में देना है, इसलिए कर लो अभी, चौथे सवाल में मिसिंग है ये होमवर्क वाले सवाल में। पहले मैं सोच के आया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी एक आधा अकाउंट बनवा दूंगा, डिस्पोजल भी कर लेंगे, पर नहीं, कल रिड्यूसिंग बैलेंस से शायद डिस्पोजल शुरू कर लें, शायद वो भी ना करें रिड्यूसिंग बैलेंस, तो तसल्ली से मसला है। ये फिक्स एसेट एंड डेप्रीसिएशन पे 20 से 22 लेक्चर्स लगते हैं, बात सुन लें मेरी, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं। और ये 20 से 22 लेक्चर लगाने के एंड पर कोई बच्चा अगर ये कहे आसपास ये सुनो कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो उसे कहना खुदा के लिए ऐसी बात ना करो, ये 30 से 35% की वेटेज है इसकी पर्चे में मिला जुला के जी, बन जाती है, हर जगह घुसा होगा, हर जगह ये पाया जाएगा। आपने इसको सही तरह से कर लिया, आप इतने को कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आपको पूरी FR1 के अंदर बार बार तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो इसकी वेटेज मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़रा ज़्यादा कह गया, कभी कभी इतना भी आ जाता है, लेकिन इसका अपना प्योर सवाल 18 से 20 नंबर का होता है, और तकरीबन 10 से 15 नंबर। भाई साहब एक्सक्यूज मी, खड़े हो जाए ज़रा, हाँ खड़े हो जाए, दोनों ही खड़े हो जाए, पीछे निकल जाए, रास्ता तो यार नहीं। 18 से 20 नंबर का इसका अपना सवाल आता है, और 10 से 15 नंबर का ये मिक्सचर होता है डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, तो बन गया ना 30 से 35 नंबर, ठीक है। तो इसको हल्का मत लीजिएगा, जिसने इसको हल्का छोड़ा वो हर टॉपिक में बार बार परेशान होगा, बार बार परेशान होने से बेहतर है अभी एफर्ट कर लो, क्योंकि इसने हर टॉपिक के अंदर आना है, हर टॉपिक के अंदर आए होना है, एडजस्टमेंट इसकी आ रही होनी है, फिक्स एंड डेप्रिसिएशन की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल सुकून से कर रहे हैं चीज़ों को, जल्दी नहीं है, समझते रहें, लेकिन जो होमवर्क मिले फिर उसमें गुंजाइश ना छोड़ें। ये ना हो फिर होमवर्क में 3 सवाल है तो 1 कर लिए 2 छोड़ दिए, यहाँ पे फिर मार खाएंगे आप, ठीक है ना। फिर वो मेरी सारी मेहनत को भी ज़ाया करेंगे जो मैं स्लोली चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ले जी, रेट मिसिंग था, रेट निकाला हमने इस फॉर्मूला से 1 - n/s/c, n है यूजफुल लाइफ, वो मैंने आपको बताई 5 साल है, ठीक है। दरवाजा किसने खोला अभी, बंद कर जी। और स्क्रैप वैल्यू रेजो वैल्यू कितनी है जी, 19,850 कॉस्ट है, ये मैंने 1000 में नहीं लिखा, खैर रेट निकाल लिया बस, पहले लिख गया बस काम, ठीक है। इंटू 100 करोगे तो 37% तकरीबन आ गए। तो सवाल अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना हो और रेट मिसिंग हो तो इस फॉर्मूला से निकल सकता है, लेकिन उसके लिए ये चंद चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक बात और, अगर सवाल में रेजल वैल्यू मिसिंग हो तो 0 मत लेना, वरना मैथ एरर दे देगा कैलकुलेटर, आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर सवाल में रेजल वैल्यू मिसिंग हो तो अकाउंटेंट्स कहते हैं इस फॉर्मूला में 1 रुपया अज्यूम कर लो। 1 रुपया क्या है, सिर्फ और एक ही बात होती है, इससे एटलीस्ट ये होगा कि आपका जो है वो डेप्रिसिएशन रेट निकल आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जहाँ पे आपने लिखा हुआ हो या घर पे लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है। अगर रेजल वैल्यू सवाल में मिसिंग हो तो आपने उसको 1 अज्यूम करना है, क्योंकि 0 अगर अज्यूम करोगे तो ये सवाल, तो ये फॉर्मूला इस रेट इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, ठीक है। चले जी, 37% रेट हमारे पास आ गया, हमारे पास सवाल में ही था, चौथे सवाल में नहीं है इसलिए सिखाया, ठीक है। अच्छा ले भाई, 37% रेट लगा और डेप्शन एक्सपेंस आ गया 64, बुक वैल्यू आ गई 126। अब अगर
मेथड होता तो फिर वही 200 पे 37% लगता। अच्छा, दो चीजें, पहली चीज 19,850 भी इग्नोर किया है वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, गौर कर रहे हो, कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू नहीं किया। उसकी वजह भी आज समझ आ गई, क्योंकि रेजल वैल्यू को हम रेट कैलकुलेट करते हुए इस फॉर्मूला में ही इनबिल्ट कर देते हैं, इस वजह से रेजल वैल्यू क्या कर दिया जाता है, इग्नोर। और आप देखोगे लाइफ के एंड पे जाकर इसकी जो WDV होगी, इसकी रेजल वैल्यू भी बची हुई होगी ऑटोमेटिकली। हालांकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपको माइनस करना पड़ा था कॉस्ट में, तब एंड पर जाकर वो पहले सवाल में देखो रेजल वैल्यू बची थी, जाकर देखो ना, जो पहला सवाल मैंने करवाया था क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाई थी, तो उसके एंड पर उसकी रेजल वैल्यू ही बची थी, जो रेजल वैल्यू वाला सवाल है, मतलब शायद तीसरा सवाल क्लास में बनता था, ये चौथा। छोड़ो यार, मैं कह रहा हूं वो सुन लो। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू करना पड़ा था, तब WDV एंड पर वही बची थी लाइफ के एंड पे जो रेजल वैल्यू बनती है। अगर ना करते तो जीरो हो जाता, लेकिन यहां पे आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्मूला के अंदर उसको इनबिल्ट किया है ना। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए इग्नोर कर दो, आप देखोगे लाइफ के एंड पे रेजल वैल्यू ही बचेगी। ये सवाल मैंने किया पिछली क्लास के अंदर, चेक करते हैं, ठीक है। पहली बात, आपने कॉस्ट में से लेस नहीं करना रेजल वैल्यू को, ठीक है, तो ये सिखाया है ना। तो हमने नहीं 200 माइनस नहीं किया, 19.85 कितना 19.85 माइनस नहीं किया, इग्नोर कर दिया इसको, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकल आई, WDV आ गई, बुक वैल्यू WDV, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या सिखाई है कि इस मेथड के अंदर सब्सिक्वेंट ईयर में रेट ने प्रोजेक्टर बंद हो गया, प्रोजेक्टर बंद, आवाज से आ रही है ना, तो सुनते रहो फिर भाई, आप जल्दी करें इसको भाई, सुनते रहो। और रजिस्टर्स के ऊपर ये आप लोग ना सवाल को सॉल्व करना शुरू कर चुके हो, लिखो जल्दी से रजिस्टर्स पे, लिखो हाइब्रिड वालों, लिखो आप लोग भी लिखो भाई, चलो उनकी वजह से आप लोग भी लिखो। 1 जनवरी 2019 पे कॉस्ट है 200, जल्दी कॉस्ट 200 है। 31 दिसंबर 19 पर डेप्रिसिएशन निकाली आपने 200 इंटू 37%, 74, ठीक है, निकल आई डेप्रिसिएशन। हाइब्रिड वालों, आप लोग मुझे नजर आ रहे हो, बातें मत करो आपस में, आपकी बत्ती गुल हुई है, मेरी नहीं गुल हुई जी। 74 की डेप्रिसिएशन माइनस हो गई, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, 126। अब मैंने कहा पहली बात तो हमने अचीव कर ली कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए रेजल वैल्यू को इग्नोर किया। मैंने ये बात बड़ी स्पेसिफिक करके बोली थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए रेजल वैल्यू को इग्नोर करना है, ये ना हो रेट कैलकुलेट करते हुए भी इग्नोर कर दो। रेट कैलकुलेट करते हुए इग्नोर नहीं करना, रेट कैलकुलेट करते हुए उसको हमने कंसीडर किया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए रेजल वैल्यू को इग्नोर कर दिया, ठीक हो गया, पहली शर्त पूरी हो गई। अब जब 31 दिसंबर 19 की बुक वैल्यू से आगे 31 दिसंबर 20 की डेप्रिसिएशन निकालने लगे, तो 31 दिसंबर 2020 की डेप्रिसिएशन निकालते हुए 200 पर फिर 37% लगा देंगे। गलत हाइब्रिड वालों, 200 के ऊपर नहीं, वो तो कॉस्ट है, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत थी। हमने अब 126 के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है 37%, ठीक है। और डेप्रिसिएशन आ गई आपकी 46.62, 2 डेसिमल तक यूज कर लो 46 पॉइंट। और भाई ये मत देखो उनके तमाशे, हाइब्रिड के अंदर जो बैठे हुए हैं उस साइड पे, दरवाजे वाली साइड पे, ये छोड़ दो उनको देखना भाई, अपना सवाल करो। आप लोग क्या कर रहे हो यार जी। तो दूसरे साल 31 दिसंबर 20 की डेप्रिसिएशन है 46.62, 46.62, तो WDV कितनी आ गई, 79.38। 31 दिसंबर 20 की WDV कितनी है जी, 79.38। अब 31 दिसंबर 2021 पे आप डेप्रिसिएशन निकालने जाओगे तो फिर 126 वाली बुक वैल्यू यूज करोगे ना, ये नहीं कि आपने जो एक बुक वैल्यू पहले साल आ गई वही यूज करी जाओगे, ये तो फिर वही बात बन जाए कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। जो सबसे रिसेंट बुक वैल्यू है आपने वो यूज किया करनी है, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 2021 पे डेप्रिसिएशन निकालते हुए आपने 79.38 पर 37% लगाना है, 79.38 पर। हाइब्रिड वालों ऑन हो गया, सही है जी। तो 79.38 पर 37% लगाएंगे, यानी सब्सिक्वेंट ईयर में आपने लेटेस्ट बुक वैल्यू पर रेट लगाना है, लेटेस्ट बुक वैल्यू पे, ठीक है। तो दोनों बातें अचीव हो गई हमारी। पहली मैंने क्या कहा था, रेजल वैल्यू को इग्नोर करेंगे, हर साल इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी मैंने कहा था रेट ने लगना है WDV या बुक वैल्यू के ऊपर, देख लो बुक वैल्यू पे लग रहा है, एक गलती होगी बस, पहले साल के अंदर रेट कॉस्ट पे लग गया, गलत हो गया ना, पहले साल बुक वैल्यू है ही नहीं, कॉस्ट ही बुक वैल्यू है, ठीक है। अब जब हम हर साल बुक वैल्यू पे रेट लगाते आए तो 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ थी, 5वें साल के एंड पर इसकी बुक वैल्यू तकरीबन 19.85 ही बची है,
ठीक है, तो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हालांकि हमने रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर किया था, लेकिन यूजफुल लाइफ के अंदर वो बची, क्योंकि फार्मूला के अंदर हमने इसको इनबिल्ट किया हुआ था और हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो WDV पे रेट लगा रहे थे। ठीक है, तो प्रूव भी हो गया कि हम इसको इग्नोर क्यों करेंगे। ठीक है, अब सुने आखिरी बात भी बोलूंगी, चले कोई बात नहीं, होमवर्क लिख लेगा। ठीक है, होमवर्क ज़्यादा तसल्ली से। हाँ, अब पहले होमवर्क लिख लो, उस वक्त नहीं याद कराया, सो गए थे तुम। एंड पे मैंने कहा था सवाल के एंड में बताना मुझे, अल्लाह के बंदे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ जी। पहले तो ये हो गया जी क्वेश्चन 1, उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस क्वेश्चन 2 मैंने करवा दिया है। 3 के अंदर और कुछ नहीं है, कहा जा रहा है कि सिर्फ अज्यूम करो डेट ऑफ परचेज अकाउंट जनवरी नहीं है। अब ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद 4 के अंदर जो काम होना मुश्किल था वो मैंने पहले करवा दिया, क्या रेट मिसिंग है, फॉर्मूला बता दिया, निकाल के आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, 5 फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, तो फिलहाल अभी आगे है होमवर्क, बंद ना करो। ये 1, ये तो स्ट्रेट लाइन वाला था ना, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस में 2, 3, 4 ये होमवर्क में, 5 कल मैंने पहले आपको करवाना है। ठीक है ना, इसलिए ये लिख लो, कल मैं करवाऊंगा, मतलब कल मैं करवाऊंगा। आगे आता है होमवर्क में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले दिन स्ट्रेट लाइन वाले सवाल कराए थे, 2-2 मिनट का एक सवाल है। ठीक है ना, 7 तक, क्योंकि 8 में फिर फुल फ्लैज क्वेश्चन है, इसको नहीं करना। जब तक मैं कोई फुल फ्लैज क्वेश्चन रिड्यूसिंग बैलेंस का नहीं करवा देता, आपने नहीं करना। ठीक है, तो फाइनल होमवर्क क्या हो गया, होमवर्क वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर 7 तक और क्लास वर्क वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।